आज मैं आपको मिलवाऊंगी महानूर चौधरी से। शी इज़ अ ट्रांसजेंडर, लेकिन शी इज़ अ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एंड अ रनिंग कंसल्टेंट फॉर हेल्थ मिनिस्ट्री। इसके साथ साथ वो डायरेक्टर भी हैं ख्वाजा सराज सोसाइटी की। बहुत कुछ कर रही है, टैलेंटेड है। चलिए आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। महानूर, बतौर ख्वाजा सरा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको अपनी ज़िंदगी के किस फेज़ में पता चला कि आप मुख्तलिफ हैं? मल्टीपल फेजेस आते हैं, ठीक है। कुछ फेजेस में आपको माशरा आपको बताता है कि आप अलग हैं, और कुछ में आपको ख़ुद पता चलता है कि आप अलग हैं। तो मेरा पहला फ़ेज़ बहुत अर्ली स्टेज में था, जब मुझे माशरे ने एहसास दिलवाना शुरू किया, और उसके साथ साथ जो मेरी इंटरेस्ट थे, वो इंटरेस्ट ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि माशरा इन इंटरेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना। दैट इज़ द रीज़न कि लोगों ने मुझे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया तमाम बच्चों से अलग। और एट दैट टाइम आई वाज लाइक 8 or 9 years old, और तब मुझे पता चला कि मैं डिफरेंट हूँ। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं डिफरेंट कौन हूँ, कैसे हूँ। वो मुझे आहिस्ते आहिस्ते जाके पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर कैटेगरी में फॉल करती हूँ आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज। ठीक, तो ये बताइए कि जब आपको मालूम हो गया कि आप ट्रांसजेंडर और आप मुख्तलिफ हैं, तो स्कूल लाइफ कैसे गुजरी? कितना चैलेंजिंग था एज अ ट्रांसजेंडर स्कूल लाइफ गुजारना, कॉलेज लाइफ गुजारना, घर का माहौल, कितने बहन भाई थे, बताइए। एक तो हमें इस चीज़ को समझने की बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरत है कि ना हमारा माशरा अभी भी चाहता है कि हर घर में ना एक लड़का पैदा हो, एक बॉय पैदा हो। तो एक तो हमारा कानून नहीं बताता या उस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो पता चल सके कि जो अच्छा जी कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो किस क्रोमोसोम्स के साथ पैदा हुआ है, आइदर लड़की क्रोमोसोम्स के या लड़के के क्रोमोसोम्स के या ट्रांस क्रोमोसोम्स के। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मुझे चीज़ों का रियलाइज़ होना शुरू हुआ, तो स्कूलिंग सिस्टम में मोलेस्ट होती थी, हरास होती थी। और मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह मोस्टली ट्रांस कम्युनिटी जो है उनको एज अ मेल आइडेंटिफाई करके लड़कों के स्कूल में डाल दिया जाता है, इस तरह मुझे भी डाल दिया गया था। और 8वीं-9वीं क्लास में मुझे पता चल गया कि जी नहीं, ये सारे लड़के हैं और मैं अलग हूँ, तभी ये मुझे इस तरह तंग करते हैं, मुझे टच करते हैं। दैट वाज अ वेरी बैड टच। मैं आज भी उस तरह के टचेस को जब रिकग्नाइज़ करती हूँ या माइंड में रिकॉल करती हूँ तो ट्रॉमाटाइज़ हो जाती हूँ कि उस वक़्त ऐसा कोई सेफ़ स्पेस नहीं थी कि मैं बता सकूँ लोगों को कि मैं इतने सारे मर्दों में अकेली तन्हा थी, और तन्हा होने के साथ साथ इतनी वल्नरेबल थी कि कोई भी मुझे किसी तरह भी हाथ लगा सकता था। और ये वो पॉइंट था कि जिस वक्त एक्चुअली में बच्चे ने ग्रो करना होता है दिमागी तौर पे, उसी ग्रो से पता चलता है कि बच्चे ने आगे जाकर अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। और अगर उस स्टेज में ट्रांस कम्युनिटी को इतने मसले पेश आएंगे तो कैसे जी वो एजुकेशन हासिल करेंगी, कैसे वो किसी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। जब आपको स्कूल में बुली किया जाता था तो घर आके बताती थी घर में मदर का कैसा रवैया था जब उनको मालूम हुआ कि आपकी डिफरेंट डेवलपमेंट है? और दूसरी जानब जब आपके बहन भाई थे, आपके 3 और बहन भाई हैं, तो उनका रवैया कैसा था? घर का माहौल कैसा था? हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी सिस्टर हैं। बहन भाइयों को तो नहीं पता था, ठीक है ना, और ना ही इतना कंफर्ट जोन अवेलेबल था कि मैं ख़ुद बता सकूं, क्योंकि तब मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से जूझ रही थी, कंफ्यूज थी, ठीक है। तो वालदा को ज़रूर मैंने बताया था, ठीक है, बट वालदा ने भी उस वक़्त मुझे गाइड किया कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, तुम बदलो ख़ुद को। तो वो जो कश्मकश और वो जो जद्दोजहद थी ना कि ख़ुद को बदलना है और ख़ुद को मर्द बनाना है, ठीक है, वो जद्दोजहद मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो किस चीज़ की जद्दोजहद थी। हम क्यों नहीं माशरा लार्जर लेवल पे एक्सेप्ट करता जैसा हर कोई बच्चा है? अगर कोई लड़की है तो उसे एज ए लड़की क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? अगर कोई मर्द है तो उसे एज ए मर्द एक्सेप्ट करें, और अगर कोई ट्रांस है तो उसे एज ए ट्रांस एक्सेप्ट करें। उसे क्यों हम किसी कैटेगरी में फॉल करने के लिए कहते हैं? तो इसी तरह ही मेरी वालदा ने भी कहा। फिर मैंने कोशिश की, और कोशिश में मैं एक्टिंग ज़रूर करती थी, बट उस एक्टिंग में मेरी स्टडी सेक्रीफाइस होती थी, मेरे स्कूलिंग सिस्टम सेक्रीफाइस होता था। मैं बहाने करती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था कि मैं खुल के बता सकूं कि मैं वहाँ क्या फ़ेस करती हूँ। आप अपनी टीनेजर लाइफ में थ्रू आउट चैलेंजेस से गुजरी, लेकिन इसके साथ साथ आपने बेहतरीन तालीम भी हासिल की, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अब आप बेहतरीन जगह पर नौकरी भी कर रही हैं।
जर्नी जी बहुत सख्त है और बहुत लंबी है, और लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ना आपकी लाइफ में हमेशा से ना कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। मतलब कि अगर जब सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने एक किरण रखी होती है, वो किसी विंडो से आ रही होती है, आपको वो किरण सिर्फ ढूंढनी है और वो खिड़की ज़रूर खोलनी है। तो ऐसी ही एक खिड़की मेरे लिए भी खुली थी जहाँ से मुझे रोशनी आती थी, ठीक है। और वो मेरे वालिद साहब थे जो इस दुनिया में नहीं हैं। चूँकि वो हमारे साथ नहीं रहे, वो हमेशा से सऊदीया होते थे, और मेरी जो वालिदा हैं उन्होंने सिंगल पेरेंट के तौर पे जो है हमें पाला है। ऑल्दो वालिद साहब साल में आते थे, 2 दफ़ा आते थे, कभी 1 दफ़ा आते थे, तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे, बट वो हमेशा से मतलब उनका कारोबार जो था वो सऊदीया में था। तो एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके अपने वालिद साहब को बता दी ये बात। वो क्यों बता दी? क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को बात करते हुए सुना था अपनी वालदा से। मेरे कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो मेरे अब्बू को कंप्लेन करते थे कि इसकी हरकतें चेंज करें, इसके रवैये को बदलें, ठीक है ना, ये तो हमारी नाक कटवा रहा है, ठीक है, और हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है। तो मेरे वालिद ने बहुत एक पोलाइट तरीके से मेरी वालदा को पूछा कि ये कब से चल रहा है और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो वाली बात मुझे इतना एक उसने कॉन्फिडेंस दिया, तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मुझे अपने वालिद से डायरेक्ट बात करनी है। और मैं बहुत छोटी थी और मैंने अपने वालिद से डायरेक्ट जो है ये बात की। क्या और एज होगी आपकी? आई वाज लाइक मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे और मैं एफ़ए में मैंने जाना था, एडमिशन होना था मेरा एफ़ए का। तो आई वाज लाइक बहुत छोटी थी, 14 साल की और मैक्स 15 साल की। तो मैंने कहा कि जी मैं बात करूँगी, और मैंने बात की, और मेरे वालिद ने बहुत प्यार से, बहुत एक धीमी नज़र से मुझे देखा, और मुझे सिर्फ उन्होंने एक बात कही कि जिस दिन तुम्हारे अंदर से ये डर निकल जाएगा ना कि मुआशरा क्या कहेगा, देखना तुम कामयाब हो। तो मुआशरे का डर नहीं रखना, वो हम बैठे हैं, हम संभाल लेंगे। बस ये ज़रूर कोशिश करनी है कि जो उम्मीद मैंने तुमसे वाबस्ता की हुई है वो उम्मीद नहीं तोड़नी, तो मुआशरे को कुछ बन के दिखाना है। और तब मेरे वालिद ने डिसाइड किया था कि आई हैव टू बी अ प्रोफेशनल, ठीक है, और वो किसी भी मुझे एक्सपर्ट लाइफ में जाना है। और तब हमने डिसाइड किया था, मेरे मैट्रिक में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मैं मेडिकल कर सकती, तो वालिद साहब ने डिसाइड किया कि मैं बिज़नेस और कॉमर्स फील्ड में जाऊं। और तब भी हमने डिसाइड किया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। तो उन्होंने डिसाइड किया, और मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनी थी, और मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं ये पूरा करूँगी, और मैंने किया। और मैं प्राउडली कहती हूँ कि जब मैं एसीसी कर रही थी और फंडामेंटल्स जब मैंने क्लियर किए, तो आई गॉट डिस्टिंक्शन, और मैंने पूरी दुनिया में वो डिस्टिंक्शन हासिल की ऑडिट के सब्जेक्ट में, और रिकग्नाइज़ हुई। और जब रिकग्नाइज़ हुई तो मेरी जर्नी जो है उसको एक बूस्ट आया, और मैंने ठान लिया था उस वक़्त कि नहीं, वो ख्वाब हकीकत करना है और दिखाना है माशरे को कि सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी जो है वो नाच गाने, बैगरी या किसी और गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं। अगर उनको आप सेफ स्पेस दें, उनको वो तो बहुत स्पेस कुछ दें कर सकते हैं। जो उनका दैट वाज द हक है। फर्स्ट लीडर टू सक्सेस। यस तो यानी कि आपके फादर हमेशा से आपके सपोर्ट सिस्टम रहे। जी बिल्कुल। और एसीसी करने के बाद फिर आप हेल्थ मिनिस्ट्री में चली गई, और इसके साथ साथ आपने ख्वाजा सराज सोसाइटी में एज ए डायरेक्टर कैसे काम करना शुरू किया? कब सोचा, ये सोच कब आई? अच्छा, एसीसी के बाद मैं डायरेक्ट मिनिस्ट्री में तो नहीं गई। आई जस्ट डिसाइडेड कि मुझे अपने ही करियर को परसू करना है। तो मैंने मल्टीपल जगहों पे काम किया हुआ है। मैंने हार्वेस्ट में काम किया हुआ है, मैंने नेशनल बैंक में काम किया हुआ है, मैंने लाहौर चैम्बर में काम किया हुआ है। और फिर आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं एक जगह पे एक सेमिनार में आई वाज इनवाइटेड देयर एज अ पब्लिक स्पीकर। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने स्पीच दी। तो वहाँ पे मुझे एक बंदे ने रिकग्नाइज़ किया कि, और मुझसे उन्होंने बात की कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस कम्युनिटी के लिए काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको तुम्हारी ज़रूरत है। जब तक तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी ट्रांस सामने नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और फिर मैंने डेवलपमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया, और डेवलपमेंट सेक्टर को जब मैंने ज्वाइन किया तो एक सर्विस सेंटर था, उसमें मैं एज आ कंट्री फाइनेंस हेड के तौर पे अपॉइंट हुई। और वो सर्विस सेंटर पूरे पाकिस्तान में थे। उस वक़्त उस सर्विस सेंटर को हेल्थ मिनिस्ट्री फ़ंड कर रही थी, और तब मेरी कोलैबोरेशन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ हुई। और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन के बाद हमने एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल बनाया, दैट इज़ लेड एंड रन मॉडल। और उस मॉडल के ज़रिए अब मैं एक इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री की, कि उन सारी साइट्स को जो कि मेरे अंडर आती हैं उनको हम ओवरसी करते हैं इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ मिनिस्ट्री। और उसके साथ साथ जो है मैंने उसी सर्विस सेंटर को एक
लीगल एंटिटी के तौर पे रजिस्टर करवा दिया। That's wonderful. मुझे आज भी याद है कि हम लोगों ने इनिशियली वो सेंटर जो है वो 16 लोगों से स्टार्ट किया था। अब उस सेंटर को मैंने एक इदारे की शक्ल दे के वहाँ पे 150 लोग जो हैं वैसे परमानेंट एम्प्लॉई हैं, और पूरे पंजाब में हमारे 7 ऑफिसेज हैं जहाँ पे इस वक्त लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ कम्युनिटी नहीं, मर्द और औरतें भी काम कर रही हैं, ताकि मैं बता सकूँ कि अगर हम स्पेस दे सकते हैं मर्द और औरतों को, और मैं बहुत हाईली पे कर रही हूँ लोगों को, वंडरफुल, इम्प्रेसिव, तो आप लोग क्यों नहीं। ज़बरदस्त डेवलपमेंट है।